दोस्तों आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि कैसे कई सालों के डेवलपमेंटल चैलेंजेस को फेस करने के बावजूद इंडिया आज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन के उभरा है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते कोविड पैंडेमिक के बाद पूरी दुनिया की नजर और आस इंडियन फार्मा सेक्टर पर टिकी रही फॉर अफोर्डेबल वैक्सीन्स। इसलिए आज की कहानी कुछ ऐसे इंडियन फार्मा कंपनीज की भी है जिन्होंने पावरफुल मल्टीनेशनल फार्मा की मोनोपोली को डिस्ट्रॉय कर न सिर्फ इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनाया बल्कि दुनिया भर के गरीब और पिछड़े देश के लोगों को राइट टू लाइफ प्रोवाइड किया। दोस्तों ये कहानी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक ऐसी ह्यूमन नीड है जिसे इंश्योर करना दुनिया भर के गवर्नमेंट्स के लिए एक चैलेंजिंग टास्क है। ये समस्या तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अनकंट्रोल्ड प्रॉफिट मोटिव के साथ कई फार्मा जायंट्स खुद के पेटेंटेड प्रोडक्ट्स द्वारा अपनी मोनोपोली को क्रिएट करना शुरू करते हैं। एटलीस्ट 1950s और 1960s तक तो इंडिया में भी यही सिचुएशन थी जहां वेस्टर्न मल्टीनेशनल फार्माज ने अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करके रखी थी। लेकिन फिर इंडियन फार्मा इंडस्ट्री में एक ऐसा रिवॉल्यूशनरी बदलाव आया कि इन मल्टीनेशनल कंपनीज का डोमिनेंस खत्म होने लगा। इंडिया से सीख लेते हुए 1980s में यूएस ने भी फिर कई ऐसे लॉज लाए जिन्होंने बिग फार्मास के डोमिनेंस को काउंटर कर हेल्थ को अफोर्डेबल बनाने का प्रयास शुरू किया। लेकिन ये पूरा एफर्ट मेनली इंडिया में सक्सेसफुल हुआ और आज वो दुनिया का लीडिंग ड्रग और वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बना कैसे। दोस्तों इंडियन फार्मा रेवोल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडियन पेटेंट्स एक्ट 1970 जिसने द पेटेंट्स एंड डिजाइन एक्ट 1911 को रिपील कर पेटेंट लॉस को रिलैक्स किया। इंडिया में 1950s और 1960s तक ग्लोबल फार्मा जायंट्स का ही डोमिनेंस था जो पेटेंट लॉस को यूज कर मैसिव प्रॉफिट्स अर्न कर रहे थे। हेल्थ एक ह्यूमन राइट इशू है जहां ये जरूरी है कि प्रॉफिट मोटिव्स के लिए ह्यूमन राइट का हनन ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं 1911 के पेटेंट एक्ट द्वारा यही हो रहा था और गरीब लोगों के लिए मेडिसिन खरीद पाना अफोर्डेबल नहीं था। दोस्तों हमारे फार्मा मिरेकल की कहानी की शुरुआत होती है 1935 में। जी हाँ, ब्रिटिश इंडिया का दौर था जब महात्मा गांधी के फॉलोअर ख्वाजा अब्दुल हमीद नाम के एक स्टॉन्च नेशनलिस्ट, एंटी इंपीरियलिस्ट फ्रीडम फाइटर और साइंटिस्ट ने मुंबई में केमिकल इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल लैबोरेटरीज यानी सिप्ला को फॉर्म किया। सिप्ला बाकी की कंपनी से इसलिए अलग थी क्योंकि इसका मोटिव शुरुआत से ही गांधीयन आइडिया पर बेस्ड था, जहां वो गरीबों को अफोर्डेबल रेट्स पर मेडिसिन देना चाह रही थी। ये काम उसने वर्ल्ड वॉर 2 के समय भी किया जब वॉर रिवेज्ड बर्मा और बाकी के साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में उसने मलेरिया, डिसेंट्री और डायरिया के ड्रग सप्लाई किए। खैर कुछ 3 दशक के बाद 1961 में सिप्ला की असली कहानी शुरू होती है जब अब्दुल हमीद के बेटे यूसुफ हमीद कैम्ब्रिज से अपनी पीएचडी खत्म कर इंडिया में आते हैं और सिप्ला को लीड करते हैं। सोर्सेज बताते हैं कि एमएनसी जायंट्स की मोनोपोली के खिलाफ असली लड़ाई यूसुफ ने ही छेड़ी और उन्होंने कई और इंडियन फार्मास के साथ मिलकर इंडियन गवर्नमेंट को 1911 के पेटेंट एक्ट को रिपील करने की मांग की। इस एफर्ट के चलते इंडियन पेटेंट्स एक्ट 1970 पास किया गया। नए एक्ट के हिसाब से पेटेंट लॉस को रिलैक्स कर दिया गया और शुरू हुआ इंडियन फार्मा का रिवॉल्यूशन। नए एक्ट के बेनिफिट्स उठकर इंडियन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स उन ड्रग के लो कॉस्ट जेनेरिक वर्जन को बनाने में सफल हुए जो बाकी कंट्रीज में पेटेंटेड थे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल्स है HIV ड्रग्स जिसका नाम है ज़िडोवुडाइन और लाइफ सेविंग कैंसर ड्रग इमैटिनिब जिन्हें इंडियन कंपनीज ने रिजर्व इंजीनियरिंग से बनाया विद इन अ फ्यू ईयर आफ्टर देयर यूएस लॉन्च। 1999 में WHO ने अनाउंस किया कि HIV एड्स अफ्रीका में नंबर 1 किलर है। इसके बाद दुनिया भर के बिग फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने $10,000 पर ईयर के पेटेंट के लिए चार्ज करना शुरू किया जो मिलियंस के लिए अनवायबल और अनअफोर्डेबल हो गया। लेकिन 2001 में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी, टाइटल था इंडियन कंपनी ऑफर्स टू सप्लाई एड्स ड्रग्स एट लो कॉस्ट इन अफ्रीका। ये कंपनी थी सिप्ला लेड बाय यूसुफ हमीद जो लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में एक मसीहा बनकर सामने आए। सिप्ला ने HIV पेशेंट्स को 99% कॉस्ट रिडक्शन के साथ HIV ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया। जो दवाई $10,000 में बिक रही थी उसकी कॉस्ट अब $400 थी। सिप्ला द्वारा इनिशिएटेड एफर्ट्स के बाद बाकी की इंडियन जेनेरिक ड्रग कंपनीज ने भी अपने चीपर ड्रग से अफ्रीका में हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स लाइफ को सेफगार्ड किया। आज ये बात वाइडली एक्सेप्टेड है कि बिना इंडियन फार्मा कंपनीज जैसे सिप्ला, सन फार्मास्यूटिकल, रैनबैक्सी, डॉक्टर रेड्डीज और डारजानो और स्मॉल कंपनीज के आज कई अफ्रीकन कंट्रीज में अपने पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस के साथ डील नहीं कर पाते। दोस्तों इसी हिस्टोरिकल फैक्टर के चलते आज इंडिया अफोर्डेबल HIV ड्रग्स का लीडिंग ग्लोबल सप्लायर है।
इस दौर में एचआईवी के अलावा ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, हेपेटाइटिस सी और ड्रग्स फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के भी प्रोडक्शन रैपिडली इंडिया में हुए विद अ प्राइस रिडक्शन ऑफ ओवर 99%। ये ड्रग्स पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स के क्रिटिकल एस्पेक्ट्स भी बने और इंडियन पॉपुलेशन के साथ साथ दुनिया के कई और गरीब देश के लोगों का राइट टू हेल्थ सिक्योर हो पाया। मेडिसिन के अलावा आज इंडिया लो कॉस्ट वैक्सीन का भी वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर है टू कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब लार्ज मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की मोनोपोलीज बना रहे थे, तब इंडिया पहला ऐसा देश था जिसने ये वैक्सीन लो कॉस्ट में दुनिया भर के लोगों को प्रोवाइड की। इसके अलावा आज इंडिया वो देश है जहां लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूएस एफडीए कंप्लाइंट फार्मास्यूटिकल प्लांट्स हैं, जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट एफर्ट्स को ऑगमेंट करने में मदद करते हैं। कई एस्टिमेट के हिसाब से तो दुनिया के 65% बच्चे एटलीस्ट एक इंडियन मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन रिसीव करते हैं। अपने इस हिस्टोरिकल डोमिनेंस के चलते आज इंडिया कोविड-19 वैक्सीन के लिए भी वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स बन चुका है। ये केवल इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि इंडिया के पास आज वर्ल्ड क्लास रिसर्च और डेवलपमेंटल फैसिलिटीज के साथ साथ हाईली क्वालिफाइड मैन पावर है। गवर्नमेंट सपोर्ट भी क्रूशियल फैक्टर है, जहां कई पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को इंडियन गवर्नमेंट ने एक्टिवली सपोर्ट प्रोवाइड किया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आज दुनिया का लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर भी है, जो आज कोविशील्ड को दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से अपने प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई किया है वो काबिले तारीफ है। एक्सपेक्टेशंस हैं कि इंडिया लगभग 30 करोड़ शॉट्स मंथली मैन्युफैक्चर कर रहा होगा। ये इतना मैसिव सप्लाई है कि न सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि फॉरेन डिमांड्स भी इससे इजीली मीट हो जाएगी। इसलिए अब मोस्ट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया को जल्द से जल्द इन वैक्सीन को लो इनकम कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना शुरू कर देना चाहिए। इसके न सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं बल्कि जियोपॉलिटिकली भी इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर को इनहेंस कर पाएगा। ये स्पेशली पैसिफिक और अफ्रीका में हो सकता है, जहां पिछले कुछ सालों में चाइना का प्रेजेंस काफी रैपिडली इंक्रीज हुआ है। कोविड वैक्सीन को लेकर इंडिया द्वारा किए गए इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के चलते भी आज इंडिया का फार्मा एक्सपोर्ट काफी इंप्रेसिवली एक्सपैंड हुआ है। इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स में फार्मा का शेयर 2019 में 5.1% था और 2020 में ये 7.1% तक इंक्रीज हो गया, मेकिंग इट थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड कमोडिटी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इंडियन फार्मा के फ्यूचर ग्रोथ के ड्राइवर्स क्या है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है जिसका इस्तेमाल आज ऑलमोस्ट हर सेक्टर में हो रहा है। इसका स्कोप फार्मा में भी काफी प्रॉमिसिंग है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एआई फार्मा इंडस्ट्री को ऑटोमेटेड एल्गोरिदम्स के थ्रू हेल्प कर सकता है। फ्रॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू फास्ट प्रोडक्शन, एआई का इस्तेमाल हर जगह पॉसिबल है। एआई डिफिकल्ट डिसीजेस को समझने के साथ साथ ड्रग एडहेरेंस को मॉनिटर में भी मेजर रोल प्ले कर सकता है। कॉम्प्लेक्स डेटा के प्रेसाइज एनालिसिस से क्लिनिकल ट्रायल्स को भी इंप्रूव किया जा सकता है। ड्रग डिस्कवरी और मॉलिक्यूलर एनालिसिस भी कुछ एरियाज में है जहां एआई की हेल्प से इस इंडस्ट्री में मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकते हैं। इसके अलावा 2021 के इकोनॉमिक सर्वे ने भी ये कहा है कि इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर कोविड इंड्यूस अपॉर्चुनिटीज को इस्तेमाल कर आगे और भी ज्यादा ग्रो कर सकता है। सर्वे ने सजेस्ट किया कि इंडिया को अब अपने मार्केट बेस और प्रोडक्ट कैटेगरीज को भी एक्सपैंड करना चाहिए। न्यूअर प्रोडक्ट क्लासेस में बायोसिमिलर्स, जीन थेरेपी और स्पेशलिटी ड्रग्स जैसे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा मार्केट बेस के लिए इंडिया अब अपने एक्सपोर्ट्स को लार्ज और अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट्स जैसे जापान, चाइना, अफ्रीका, इंडोनेशिया, रशिया, ब्राजील और लैटिन अमेरिका में डायरेक्ट कर सकता है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे करंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म को रीस्ट्रक्चर करने की भी बात करता है। ये वेरियस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी NIPERs में कैपेसिटी बिल्डिंग और अपग्रेडेशन से हो सकता है। फार्मा इंडस्ट्री को हायर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की भी जरूरत है ताकि वो अपने वैल्यू चेन को जेनरिक से उठाकर नोवेल केमिकल एंटिटीज या NCEs की तरफ एक्सपैंड कर सके। दोस्तों, इन सब प्रॉमिसिंग आइडियाज के बियॉन्ड फिलहाल इंडिया के सामने कुछ मेजर चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहला है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स या API के लिए इंडिया का चाइना पर ओवर डिपेंडेंस। APIs को हम बल्क ड्रग्स भी कहते हैं, जो जेनरिक ड्रग्स का फंडामेंटल इंग्रेडिएंट है। फॉर एग्जाम्पल, क्रोसिन का API पैरासीटामोल होता है, इवन करता है। इंडियन ड्रग मेकर्स लगभग 70% API आज चाइना से ही इंपोर्ट करते हैं। ये ओवर डिपेंडेंस काफी ज्यादा डेंजरस है, स्पेशली इन द करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जहां चाइना काफी ज्यादा एग्रेसिव और असर्टिव हो रहा है। खैर, अर्ली 90s में इंडिया API मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंट था,
लेकिन चाइना द्वारा प्रोड्यूस चीपर एपीआईज ने इंडियन मार्केट को डोमिनेट कर लिया और आज इंडिया में एपीआई मैन्युफैक्चरिंग ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। जब चाइना ने इस मार्केट में एंट्री की थी तब वो एपीआईज को 40% कम रेट में प्रोड्यूस कर रहा था। चाइना ने एक लो कॉस्ट एपीआई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को अपने चीप लेबर, एग्रेसिव गवर्नमेंट फंडिंग मॉडल्स और टैक्स इंसेंटिव्स के द्वारा सेटअप किया था। उनका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इंडिया के कंपैरिजन में 1/4 है और कॉस्ट ऑफ फाइनेंस भी इंडिया का आधा है। इंडियन कंपनीज आज चाइनीज एपीआई से कम्पीट नहीं कर सकती और इसलिए जब तक उन्हें एक्टिव गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिलता तब तक वो एपीआई मैन्युफैक्चरिंग को नए तरीके से खड़ा नहीं कर सकती। ऐसे में जरूरी है कि फिलहाल इंडिया अपने एपीआई सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करे फ्रॉम यूएस, सिंगापुर, इटली एंड हांगकांग। इसके अलावा जेनरिक्स और वैक्सीन रॉ मटेरियल्स के लिए भी इंडिया आज यूएसए पर ओवर डिपेंडेंट है। ये बात कोविड सेकेंड वेव के दौर में हमारे सामने आई थी कि जब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हेड अदार पूनावाला ने पब्लिकली ये रिक्वेस्ट किया था कि यूएस को वैक्सीन रॉ मटेरियल्स पर लगे रेस्ट्रिक्शंस को खत्म कर देना चाहिए। रिसेंट टाइम्स में इंडियन ड्रग कंपनीज बिग फार्मा द्वारा इंटेंस लॉबिंग और अटैक्स का सामना भी कर रही है ओवर एलिज्ड पेटेंट वायलेशंस के लिए। इंडियन गवर्नमेंट पर भी मैसिव प्रेशर है कि हमारा पेटेंट लॉ यूएस और ईयू से कंप्लाई करे, लेकिन ये इंडियन ड्रग कंपनीज को तो हर्ट करेगा ही, साथ में ड्रग्स को और भी ज्यादा कॉस्टली बना देगा जो अफोर्डेबिलिटी के लिए मैसिव चैलेंज हो सकता है। इसलिए ऐसी लॉबिंग के खिलाफ इंटरनेशनल एनजीओज जैसे डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने भी अपनी आवाज उठाई है। ऐसी सिचुएशंस में ये बेहद जरूरी है कि अगर इंडिया को फार्मा सेक्टर में अपना कम्पिटिटिवनेस मेंटेन करना है और फार्मा ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल बचा कर रखना है तो गवर्नमेंट और इंडस्ट्री को इन चैलेंजेस के हल जल्द से जल्द निकालने होंगे। तो दोस्तों ये थी कहानी इंडिया के फार्मा मिरेकल की। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी ये सक्सेस स्टोरी आगे भी ऐसे ही दुनिया भर के लोगों के लिए अफोर्डेबल मेडिसिन प्रोवाइड करेगी और इंडिया के ही नहीं बल्कि वर्ल्ड कम्युनिटी का राइट टू हेल्थ इंश्योर करेगी। दोस्तों आपके हिसाब से हमारे फार्मा इंडस्ट्री में कौन से मेजर चेंजेस करने की जरूरत है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।